नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारत में जनसंचार माध्यमों का विकास। तो भारत में जनसंचार का जो विकास है, माध्यमों का जो विकास है, वो बहुत पुराना है। नारद मुनि को पौराणिक मिथक पात्र हैं जो उन्हें भारत का पहला समाचार वाचक माना जाता है। उसके पश्चात महाभारत काल आता है, जिसमें धृतराष्ट्र को संजय द्वारा युद्ध का हाल सुनाया जाता है। तो ये भी जनसंचार माध्यम का एक तरीका है। जन भावनाओं को राज दरबार तक पहुंचाने के लिए गुप्तचर इत्यादि रखे जाते थे, जो ये सूचना एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते थे। तो ये भी भारत में जनसंचार माध्यमों के विकास की तरफ इशारा करता है। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक जैसे सम्राटों ने स्थायी महत्व के जो विषय थे उनको शिलालेखों का प्रयोग करते हुए उस समय के जो जितने भी सम्राट इत्यादि थे, उन सभी ने उन संदेशों के लिए कच्ची स्याही रंगों का प्रयोग करके संचार व्यवस्था को दुरुस्त किया, मजबूत किया, उसकी समृद्धता को बढ़ाया और अधिक समृद्ध किया। उसके बाद आता है प्रागैतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल उसे कहते हैं इतिहास के लिखित रूप में आने से पहले के का जो समय है उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। तो इतिहास के लिखित रूप में आरंभ होने से पहले का जो समय है उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। तो आपको अपनी तस्वीर में आप जैसे देख पा रहे हैं कि भीमबेटका के गुफा चित्र इसी संचार व्यवस्था के जनसंचार के प्रमाण हैं। इसके समानांतर ही कठपुतली लोक नाटकों आदि की जो विभिन्न शैलियां हैं वो भी इसकी समृद्धता को बढ़ाती हुई आगे चलती हैं। और आज जो हम देखते हैं तो इस बात ये तो हमारी सभ्यता ने, भारत की सभ्यता ने हमें दिया है। इसके साथ साथ इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते हम कि हमारे यहाँ पर आज जो आधुनिक माध्यम जनसंचार के आधुनिक माध्यम देख रहे हैं, जैसे टीवी हुआ, रेडियो हुआ, कंप्यूटर हुआ आदि, हमें पश्चिमी सभ्यता से मिले हैं। तो हम इस बात से इनकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन भारत की भी परंपरा, जनसंचार परंपरा या व्यवस्था पहले से रही है, जिसका विकास निरंतर हुआ है। और अब हमने वह पश्चिमी देशों से लेकर के, जहाँ इनके आविष्कार हुए उनसे लेकर के इसे और अधिक आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है। तो आज वर्तमान में प्रचलित जनसंचार के जो माध्यम हैं उनमें समाचार पत्र पत्रिकाएं, रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा, इंटरनेट आदि, पत्रिकाओं में भी ई पत्रिका आदि आ गए हैं। अभी आज के समय में आप इन चीज़ों को कुछ ज़्यादा ही देख पाते हैं, समझ पाते हैं कि इनका महत्व कितना अधिक है। तो पहले क्या था, पहले केवल प्रिंट मीडिया ही आता था। प्रिंट मीडिया मतलब जिसमें छाप करके चीज़ों को, छपाई करके चीज़ों को पत्र पत्रिकाओं इत्यादि को बेचा जाता था, है ना। तो केवल वही प्रिंट मीडिया ही आता था। और आज उस प्रिंट मीडिया के साथ साथ ई मीडिया भी जुड़ गया है। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जिसे हम कहेंगे, तो वो भी इससे जुड़ गया है। भारत में जो अखबार पत्रिका है, पत्रकारिता है, भारत में जो अखबार पत्रकारिता है, उसका आरंभ 1780 में जेम्स ऑगस्ट हिक्की के बंगाल गजट से माना जाता है, जो कलकत्ता, जिसे अब कोलकाता कहते हैं, से निकलता था, ऐसा माना जाता है। हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र उद्दंड मार्तंड को माना जाता है, वो भी कलकत्ता से ही निकलता था। और 1826 में पंडित जुगल किशोर जी के संपादन में ये निकलता था। ठीक है, तो ये छोटे छोटे प्रश्न हैं जो परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं एक अंक में, इसलिए मैंने आपको बताया। तो स्वतंत्रता आंदोलन के समय पे ये जो अखबार थे, पत्र पत्रिकाएं थी, इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका अपनी निभाई है। जैसे केसरी, हिंदुस्तान, सरस्वती, ये पत्रिकाएं हैं। अभी केसरी, हिंदुस्तान अखबार थे, तो पत्रिकाएं सरस्वती, हंस, कर्मवीर, प्रताप, प्रदीप, विशाल भारत आदि ये पत्रिकाएं थी। इसके बाद अगला जो हमारा जनसंचार के माध्यम में आता है वो आता है रेडियो। पत्र पत्रिकाओं के बाद रेडियो ने दुनिया को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया। क्यों किया? अभी तक तो प्रिंट मीडिया की बात थी, छपकर के चीज़ें हमारे सामने आती थी। अब एक ध्वनि माध्यम, वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था, अब प्रिंट मीडिया था, वो ये क्या है, एक ध्वनि माध्यम है। वो जो अखबार, पत्र पत्रिका इत्यादि थे वो प्रिंट मीडिया से आता था हमारे पास। रेडियो एक ध्वनि माध्यम है, यानी कि उसे हम देख करके पढ़ सकते थे और इसे सुन सकते हैं, तो ये एक ध्वनि माध्यम है। इसीलिए इसने सबसे ज़्यादा, अखबारों के बाद सबसे ज़्यादा लोगों को प्रभावित किया। तो सन 1895 में इटली के इलेक्ट्रिक इंजीनियर जी मार्कोनी ने वायरलेस के द्वारा ध्वनि तरंगों व संकेतों को एक जगह से दूसरी जगह भेजा, तब रेडियो अस्तित्व में आया। तब से रेडियो की शुरुआत मानी जाती है। प्रथम विश्व युद्ध में भी इसने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। किसने? रेडियो ने। तो
वो आप सब पढ़े भी होंगे, आप सभी ने पढ़ा भी होगा अगर इतिहास में थोड़ा बहुत इसके बारे में जानकारी दी गई होगी तो। 1936 में विधिवत हमारे भारत में 1936 में विधिवत मतलब कानूनी रूप से ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई। 1936 में जब अंग्रेज़ों का राज्य हमारे यहाँ था। आज़ादी के समय के देश में 9 शहरों में रेडियो स्टेशन थे आज़ादी के समय। तो आप देखिए कौन कौन से थे। तो पहला उसमें आता है इनमें से 6 भारत में रह गए और 5 पाकिस्तान में चले गए विभाजन के समय, क्योंकि आज़ादी के समय 9 शहरों में थे, बाद में 6 भारत में रह गए और 5 पाकिस्तान में चले गए। एक और प्रश्न पूछा जाता है इसी से जुड़ा हुआ कि एफएम किसे कहते हैं। एफएम की फुल फॉर्म जिसे आप कहते हैं वो क्या है, तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। एफएम का फुल फॉर्म होगा फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। एक अंक में आधे अंक में ये भी पूछ लिया जाता है, तो आप इसका भी ध्यान रखेंगे। उसके बाद आता है टेलीविज़न। टेलीविज़न भी बहुत बड़ा माध्यम है जनसंचार का। आज जो हम समय है, आज के समय में जनसंचार का सबसे लोकप्रिय, आज तक भी कह सकते हैं हम इसे, आज तक भी अगर जनसंचार का कोई सबसे अधिक लोकप्रिय और ताकतवर माध्यम है वो प्रिंट मीडिया के शब्दों व रेडियो की ध्वनियों के साथ टेलीविज़न पर दृश्य मिलने के कारण सूचनाओं की विश्वसनीयता बढ़ जाने के कारण टेलीविज़न रहा। ठीक है, तो जनसंचार का सबसे लोकप्रिय और ताकतवर माध्यम आज तक टेलीविज़न है। क्यों है? क्योंकि प्रिंट मीडिया के शब्द जो अखबार की पत्र पत्रिकाओं इत्यादि से हमें मिलते थे वो, और रेडियो की जो ध्वनि थी वो, और उसके साथ साथ दृश्य भी हमें मिले टेलीविज़न के कारण। तो इसीलिए टेलीविज़न ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण, प्रभावशाली और विश्वसनीय जनसंचार का माध्यम बनकर आगे आया। तो भारत में, क्योंकि अभी हम भारत के संदर्भ में बात करें, भारत में टीवी की शुरुआत यूनेस्को की एक शैक्षिक परियोजना के तहत 15 सितंबर सन 1959 को हुई। ठीक है, 1959 को हुई थी। तब सप्ताह में 2 दिन टेलीविज़न पर कार्यक्रम चलते थे। 1965 में जब हमारे देश का स्वतंत्रता दिवस था, यानी कि 15 अगस्त को, हमारे यहाँ पर विधिवत टीवी सेवा आरंभ हुई। 1965 में, याद रखें, भारत में 1965 में विधिवत टीवी सेवा आरंभ की गई। उससे पहले 1959 में 15 सितंबर 1959 को यूनेस्को के द्वारा भारत में टीवी की शुरुआत की गई थी। ये छोटे छोटे प्रश्न हैं जो परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। 1976 तक टीवी सेवा आकाशवाणी का हिस्सा थी, पर 1 अप्रैल 1976 को इसे अलग कर दूरदर्शन नाम दिया गया। तो टीवी को आकाशवाणी के नाम से पहले जानते थे, आकाशवाणी के अंतर्गत ही ये आता था, लेकिन बाद में 1976 में ही 1976 में इसे अलग करके इसका नाम टेलीविज़न पर इसका नाम दूरदर्शन रख दिया गया। इंदिरा गांधी ने 1980 में एक समिति भी बनाई थी। 1980 में, ध्यान रहेगा, जिसमें प्रोफेसर PC जोशी अध्यक्ष थे, और इस समिति ने दूरदर्शन के उद्देश्य बनाए। टेलीविज़न का क्या उद्देश्य है, टेलीविज़न का विकास हमारे देश में क्यों किया जा रहा है, तो सामाजिक परिवर्तन में ये भूमिका निभाएगा। टेलीविज़न का उद्देश्य उन्होंने निर्धारित किया, PC जोशी ने। सामाजिक परिवर्तन, उनकी अध्यक्षता में पूरी कमेटी बनाई गई थी, समिति बनाई गई थी बच्चों। तो सामाजिक परिवर्तन करेगा, ये समाज में परिवर्तन लाएगा, राष्ट्रीय एकता स्थापित करेगा। तो इसके कार्यक्रम ऐसे होंगे कि उनसे लोगों को ये सीख मिले। तीसरा, वैज्ञानिक चेतना का विकास करेगा, तो विज्ञान से जुड़े हुए कार्यक्रम भी इसमें दिखाए जाएंगे। परिवार कल्याण को प्रोत्साहन देगा, परिवार की साफ सफाई, सुरक्षा इत्यादि, पर्यावरण संरक्षण आदि। तो ये दूरदर्शन के उद्देश्य स्थापित किए गए इंदिरा गांधी जी ने, जो 1980 में एक समिति बनाई थी प्रोफेसर PC जोशी की अध्यक्षता में, उनके द्वारा।
बाद में भारत में देशी निजी चैनल आ गए और आज 200 से अधिक चैनल रोज़ प्रसारित होते हैं हमारे यहाँ पर। 200 से अधिक निजी चैनल हैं हमारे देश में, शायद इससे भी अधिक हमारे यहाँ पर संख्या इन चैनल्स की बढ़ चुकी है। तो 90 के दशक में ये आने शुरू हो गए थे। चलिए, सिनेमा यह जनसंचार के अन्य माध्यमों की तरह सीधे शिक्षा या सूचना नहीं देता है। आप सभी जानते हैं सिनेमा के द्वारा फिल्में दिखाई जाती है, गाने दिखाए जाते हैं, तो वो सीधे शिक्षा नहीं देते हैं, कहानी के माध्यम से शिक्षा देते हैं या किसी और तरह से सूचना पहुंचाते हैं, वरन परोक्ष रूप से सूचना ज्ञान देता है। यह मनोरंजन का एक सशक्त माध्यम है, ध्यान रहे। इसका आविष्कार किसने किया था? इसका आविष्कार थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था। वो 1883 में मिनी टेलीस्कोप की खोज से जुड़ा हुआ है। तो थॉमस अल्वा एडिसन, जिन्होंने बहुत सारे आविष्कार किए हैं, जब मिनी टेलीस्कोप की खोज की जा रही थी 1883 में, तब इसकी खोज भी सामने आई थी सिनेमा की। 1894 में फ्रांस में पहली फिल्म द अराइवल ऑफ ट्रेन बनी। 1913 में राजा हरिश्चंद्र पहली मूक फिल्म भारत में, है ना, राजा हरिश्चंद्र बनी, है ना, 1913 में। यह आपने पढ़ा 8वीं कक्षा में। 1913 में राजा हरिश्चंद्र नाम से पहली मूक फिल्म भारत में बनाई गई। 1913 में, 1913 में। उस राजा हरिश्चंद्र को बनाने का जो श्रेय था, वो दादा, श्रेय मतलब जिन्होंने इसे बनाया था, है ना, पूरा का पूरा, जिन्हें एक व्यक्ति जिन्होंने इसे बनाने का पूरा क्रेडिट ले लिया था, वो थे दादा साहेब फाल्के। इसीलिए फाल्के पुरस्कार भारतीय सिनेमा में दिए जाते हैं। पहली बोलती फिल्म भी आप लोग जानते हैं, जो 13 का उल्टा 3-1, 1931 है ना, आलम आरा थी, जो 1913 में बनी, 31 में बनी थी। वर्तमान समय में भारत हर साल लगभग 800 फिल्मों का निर्माण करता है, कम नहीं है। किसी भी अगर आप देश में चले जाएंगे तो इतने बड़े स्तर पर किसी भी देश में एक साल में फिल्मों का निर्माण नहीं किया जाता है जितना भारत में होता है। बिल्कुल ठीक बात यही है कि अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग हमारे प्रदेशों में ये बनती हैं, लेकिन 800 फिल्में बनाई जाती हैं। इंटरनेट, यह जनसंचार का, इसके बाद वाला है, यह जनसंचार का सबसे नया, तेज़ व लोकप्रिय माध्यम है। आजकल की परिस्थिति में यही एक माध्यम है जिसके कारण हम बाकी सभी माध्यमों से जुड़े हुए हैं, है ना। चाहे पैसा देना हो, रिचार्ज करवाना हो, टीवी चलाना हो, रेडियो चलाना हो, सब इंटरनेट के माध्यम से हमें मिल जाता है। इसमें प्रिंट, रेडियो, टेलीविज़न, किताब, सिनेमा, पुस्तकालय के सभी गुण उपस्थित हैं। इसने दुनिया को गांव की तरह छोटा कर दिया है ना, आपके फ़ोन में, है ना, आपके कंप्यूटर में, लैपटॉप में सारी दुनिया सिमट गई है। इसीलिए इसने गांव की तरह सब पूरे विश्व को छोटा कर दिया है। यह एक अंतर्क्रियात्मक माध्यम है, अर्थात अंतर्क्रियात्मक का अर्थ आप केवल मूक दर्शक नहीं है, अंतर्क्रियात्मक है, मूक दर्शक नहीं है, आप अपनी प्रतिक्रिया भी दे सकते हैं। तो इतने सारे माध्यम हैं, ट्विटर है, इंस्टा या जिस पे भी आप देते हैं, तो ये तरह तरह के हैं। अंतर्क्रियात्मक माध्यम है ये, कि आप एक मूक दर्शक नहीं है, प्रतिक्रिया भी इसमें दे सकते हैं। जबकि सिनेमा हुआ, रेडियो हुआ, टेलीविज़न हुआ या प्रिंट मीडिया हुआ, उसमें अंतर्क्रियात्मक संभावनाएं बहुत कम हैं, माध्यम की संभावनाएं बहुत कम हैं। आप तत्काल रूप से तो वहाँ पर प्रतिक्रिया नहीं ही दे सकते, लेकिन इसमें दी जा सकती है। तो सवाल जवाब बहस कर सकते हैं हम, है ना। तो इसके बाद कुछ खामियां भी आती हैं इसमें, ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें केवल गुण ही गुण हैं हर चीज़ में, कुछ उसमें बुराइयां भी होती हैं, ठीक है। तो वो सभी आप ध्यान में रखेंगे। इसके बाद आता है जनसंचार माध्यमों का प्रभाव। तो दैनिक जीवन की सूचनाओं के लिए ये काम आता है। तो जनसंचार माध्यमों का प्रभाव दैनिक जीवन पर पड़ता है। विज्ञापन से खरीद फिरोद कर सकते हैं, विज्ञापन आदि ये दिखाते हैं, जनसंचार के माध्यम विज्ञापन दिखाते हैं, खरीद फिरोद करने के फैसले हम लोग ले पाते हैं। तो उस दुनिया पर भी, आर्थिक पक्ष पर भी ये प्रभाव डालता है। मनोरंजन के लिए टीवी आदि का इस्तेमाल या उस पर निर्भरता बढ़ जाती है, तो मनोरंजन पर भी प्रभाव डालता है ये।
धर्म, अध्यात्म, स्वास्थ्य की जानकारी भी इन्हीं माध्यमों के द्वारा हमें मिल जाती है। तो ये हमारी उस पक्ष पर भी प्रभाव डालता है। अब इसके कुछ खतरे भी हो सकते हैं, तो वो आप सभी जानते ही हैं कि वो खतरे क्या-क्या हो सकते हैं। तो कौन किस प्रकार उस चीज़ का प्रयोग कर रहा है, नकारात्मक रूप से कर रहा है, तो उसका प्रभाव, खतरा जो है वो नकारात्मक ही दिखाई देगा। तो भ्रष्टाचार, मानवाधिकारों का हनन, सांप्रदायिकता, है ना? ये सारे अगर गलत बात लोगों तक पहुंच जाती है, गलत सूचना पहुंच जाती है कोडिंग के द्वारा और फिर डिकोड भी कर ली जाती है, तो इसका अर्थ यही हुआ कि अब वो चीज़ जो हमें लाभ पहुंचा रही थी उसके नुकसान हो जाएंगे। तो ये व्यक्ति पर निर्भर करता है कि कौन किस चीज़ का इस्तेमाल किस प्रकार से कर रहा है। तो आज का ये विषय यहीं समाप्त करते हैं।